70 साल कांग्रेस का बुराई। अरे भैया आप अपना अच्छाई गिराइए ना। क्राइम क्या कोई सरकार रोक सकता है क्या? भाई सरकार का काम क्या होता है? 300 किलो आरडीएक्स का ये पता नहीं लगा पाए। पुलवामा का? हाँ, पुलवामा का। और 404 का पता लगा लीजिए। ये सारे लोग को पता है कि सरकार मोदी की बनने वाली है। 2024 के इलेक्शन में करप्शन मुद्दा है नहीं, क्राइम मुद्दा है नहीं, तो अब मुद्दा लाए कहाँ से? इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनी तो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला ये होगा। जी हाँ, पाकिस्तान की भी कंपनियां चंदा दिए हैं। इस बात को आप भाजपा के साथ हो गई है, इसका मतलब पाकिस्तान के साथ हो गई है। अलग है रास्ता इसका न कोई होर लल्लन टॉप। अलग है रास्ता इसका न कोई होर लल्लन टॉप। सभी हैं चीखते लेकिन न करता शोर लल्लन टॉप। और शेर के दिखाता है ये जाकर के जमीनी हर हकीकत को। दिखाता है ये जाकर के जमीनी हर हकीकत को। चुनावी यात्रा करता है ताबड़तोड़ लल्लन टॉप। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। ऐसे ऐसे वरिष्ठ नेता, अरे हम नहीं है करे पीछे चले गए। अरे हम नहीं है करे चले गए। हमको तो बोले थे हम लोग, बताओ ना तुम अपना बोलिए। आइए ना लड्डू। प्रणाम भाई, आपसे मतलब मिलने का ये था। मुझसे मिलना चाहते थे। क्या नाम है आपका? साजिद आलम। साजिद, क्या करते हैं भाई? न्यूज में। अरे नहीं यार, आप करते क्या हैं साजिद? ऐसे हम यहाँ मतलब बिजनेस करते हैं यहीं पे? अच्छा यार, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं थोड़ा सा, तुम भी बातचीत कर लो। जी सर। करोगे? यार यहाँ पे देखो, मैं एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ और कैमरा भी रोल है अब। तो ये हैं पार्षद जी। इनका मेरे से परिचय यही हुआ है कि ये पार्षद जी हैं। और पार्षद जी जब से यहाँ पे आके बताए हैं कि वो उनकी पॉलिटिक्स करीब करीब 20 साल से चल रही है। 15 साल पहले किसी और पार्टी से चली, अब अभी के 4-5 साल से किसी और पार्टी से चल रही है। पहले आरजेडी में थे और अब आप बीजेपी में। और जब आरजेडी का नाम आ रहा है तो छोटी सी एक चीज़ बता दूं कि हम लोग इसमें लल्लन टॉप की टीम बिहार एंटर कर चुकी है किशनगंज में। किशनगंज यानी वो इलाका जो सीमांचल कहा जाता है, सीमा का अंचल। सीमा में हम ये इलाका एक तरफ नेपाल से अपनी बॉर्डर साझा करता है और एक बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश से और पश्चिम बंगाल से, तो साझा करता ही है। ये इलाका, किशनगंज का इलाका, यहाँ पे होगी वोटिंग सेकंड फेज में आसपास। इसी फेज में पूर्णिया वाली वोटिंग है, पप्पू यादव वाला पूरा झमेला इसी फेज में आएगा। किशनगंज की वोटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देश में जो मुसलमानों की पॉलिटिक्स के जो बड़े केंद्र हैं, बड़े सेंटर्स हैं, उसमें किशनगंज का नाम लिया जाता है। और इसलिए भी लिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है AIMIM, उन्होंने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में, बिहार का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उन्होंने इस एरिया से लगभग 5 सीटें निकाली थी। 5 सीटें निकाल ली, दबदबा बना। अख्तरुल इमाम के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, तो अख्तरुल इमाम को इस बार उन्होंने MP का टिकट दे दिया। अख्तरुल इमाम AIMIM के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने हैं कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, जो सिटिंग MP भी हैं, और जदयू की ओर से कैंडिडेट खड़ा किया गया है मुजाहिद आलम को। मुजाहिद आलम ही नाम है ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? किसी ने बताया कि मास्टर मुजाहिद आलम। उनके नाम से वो जाने जाते हैं, मास्टर मुजाहिद आलम के नाम से जाने जाते हैं। आपके तो वही फेवरेट होंगे। अच्छा, इसीलिए आपको पूरा नाम याद है। ठीक है, तो अब 5 विधायकों में कहानी ये हो गई कि आरजेडी के साथ चले गए 4 विधायक। 1-2 साल पहले 4 विधायक चले गए आरजेडी में, बचे हैं MIM के पास एक ही विधायक था। और विधायकों की जब बात हो रही है तो पूर्व विधायक प्रत्याशी भी एक दिन पहले ही पूरी समेट के अपने समर्थकों को कांग्रेस में दाखिल हो गए। तो MIM की कुर्सी और MIM की ज़मीन थोड़ी सी हिली हुई दिखाई देती है आपको। सिटिंग MP हैं कांग्रेस से, उनकी भी ज़मीन, जो मुसलमान हैं यहाँ के, वो बात भी बताते हैं कि थोड़ी सी हिली इसलिए है क्योंकि MIM एक बड़ी संख्या में वोट काट रहा है। ये भी बातचीत हो रही है। और ऐसे में जदयू है, 68% के आसपास औना पौना मुस्लिम समुदाय है यहाँ पे वोटर्स की अगर बात करें। बाकी में बचे दूसरे समुदाय के लोग आते हैं। तो मुस्लिम जो हैं इस एरिया में MP और विधायक का डिसाइड करते हैं कि कौन चुना जाएगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, अब अच्छा बताइए, क्या नाम है आपका? आप गलत बोला, मेरा नाम शाहिद रब्बानी है। शाहिद, आप लोग से निवेदन है, कम से कम राजनेता के तरह आप लोग बात नहीं करें। हिंदू मुस्लिम कब तक आप लोग भी करते रहेंगे? जात पात बंद कीजिए ना कम से कम। अरे ये देश है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की बात कीजिए, देश की बात कीजिए। मिल के काम करना है, देश को तरक्की करना है। कम से कम आप लोग हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? शाहिद रब्बानी। शाहिद, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं कर, हाँ एकदम तकलीफ दर्द की बात होनी चाहिए,
लेकिन आप ऐसे देश में रहते हैं ना, और आप ऐसे राज्य में रहते हैं, मैं भी वैसे ही किसी एक राज्य से आता हूँ जहाँ पे टिकट इसी तरह बांटे जाते हैं, जहाँ पे पॉलिसी इसी तरह बनाई जाती है, जहाँ पे इसी तरह से सारे डिस्कशन होते हैं। रिक्वेस्ट किए ना क्या कम से कम आप मत कीजिए, नेता लोग की तरह आप बात मत कीजिए। वो आपकी बात सही है, लेकिन अब 68% हम देखिए अभी हुआ क्या चीज समझिए, 10 साल अभी कल मोदी जी आए पूर्णिया और सीधे कह रहे हैं कि सीमांचल में घुसपैठ। भैया 10 साल से आप प्रधानमंत्री हो, 10 साल से आपकी सरकार है, रक्षा मंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, आप फोर्स बीएसएफ आपकी, तो आप कुछ आपके हाथ सब में कुछ आप उसके 18 साल से आप जदयू के साथ बिहार में सरकार में चल रहे हो कंटिन्यू, तो उसके बाद आप कह रहे हैं घुसपैठ। आप हमारे आर्मी को गलत ठहरा रहे हैं क्या कि आर्मी घुसपैठ करा रही है? कौन घुसपैठ है? क्यों इस तरह का बात कर रहे हैं? इस आदमी के पास हमको मोदी जी को हमको नहीं समझ में आया। हमको लगा कि लोग आए हैं, एक नए लोग आए हैं, कुछ करेंगे, आते साथ नोटबंदी कर दी, कुछ समझ नहीं आया क्यों किए भाई। बोले काला धन लाए, कहाँ लाए? हिसाब पूरा काला पैसा इंडिया का आ जाएगा वापस, कहाँ आया भाई? कोरोना आया, लोग मर रहे हैं, गंगा नदी में लाशें बह रही थी, कोई सिस्टम नहीं, कोई तरीका नहीं आपका समझ में आया। फिर अभी आए कल आके आप बोल दिए घुसपैठ है। उसके बाद आप आए किसके लिए? आपका कैंडिडेट नहीं, जदयू के कैंडिडेट के लिए। आपके दोनों जदयू के कैंडिडेट पहुंचे हुए थे स्टेज पर, और किशनगंज के कैंडिडेट आपके क्यों नहीं पहुंचे वहां पर? क्या किशनगंज के कैंडिडेट नहीं पहुंचे? पहुंचे थे, अच्छा, मोदी जी ने नाम लिया, अच्छा, किशनगंज का नाम ही नहीं लिया। नाम भी नहीं लिया, कैंडिडेट का भी नाम नहीं लिया। तो ये आदमी का हमको नहीं समझ में आ रहा भाई, क्या सिस्टम है नहीं है। इस आदमी का हाल कैसा है, अगर बिना पानी के मछली को जैसे निकाल दे, वैसे ही हाल मोदी जी का है। मोदी जी के डिक्शनरी से हिंदू मुस्लिम, टीका टोपी, शमशान कब्रिस्तान, नकाब हिजाब ये सब हटा दीजिएगा तो मोदी जी और बीजेपी का हाल वैसे ही होगा जैसे बिना पानी का मछली का बिना पानी की मछली। और मोदी जी आज तक अपने काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे भाई? इतना बढ़िया आप शासन, सबसे बड़ी पार्टी वर्ल्ड की, भैया काम बताइए ना कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, हमको वोट दीजिए, क्यों नहीं बोलते भाई आप? एक ही चीज, अरे भाई देश को आगे लेके चलिए। देश सब तरह देश है हमारा, ये गुलदस्ता है, गार्डन है, सब तरह के लोग रहते हैं, धर्म का ही समुदाय सब रहते हैं। तरह के लोग रहते हैं। धर्म पर्सनल चीज है मेरे भाई, आपका धर्म अलग हो सकता है, मेरा धर्म अलग है, रहना ये सबको इसी पद्धति जमीन पे। है। हमको यही रहना है भाई। भैया धर्म के बात पे क्यों कर रहे हैं? ये बात कीजिए ना कि हम काम कर रहे हैं, हमको देश को पहुंचाना, देश की तरक्की करना, काम करके वोट मांगिए ना भाई कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किया, हमने ऐसा किया। कुछ नहीं भाई, 70 साल कांग्रेस का बुराई। अरे भैया आप अपना अच्छाई गिराइए ना। कांग्रेस ने 350-400 रुपये में गैस दिया, कांग्रेस ने 60 रुपये 70 रुपये में तेल दिया। उस वक्त जब तक तेल का कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा था, आपके टाइम में सस्ता है, सब कुछ महंगा कर दिए मेरे भाई। उसके बाद और क्या, आप अपनी स्मृति ईरानी और अपनी टीम को लेके बैठ गए रोड पर कि भाई महंगाई डाइन हो गई। और अभी क्या हो गया, महंगाई कंगना रनौत हो गई है ना। तो मतलब महंगाई उस समय डाइन हो गई थी, कांग्रेस के टाइम में डाइन हो गई थी, और अभी महंगाई कंगना रनौत हो गई, एक्ट्रेस हो गई, सुंदर हो गई, खूबसूरती हो गई, महंगाई खूबसूरत। अरे मोदी जी का हाल समझ रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? अभी लेके चले ईडी सीबीआई। अरे भैया विपक्ष के लोग के ऊपर कब तक ये सब करते रहिएगा? विपक्ष के लोग को भैया काम पर मांग लीजिए वोट, कि हम काम किए, हमको वोट दे दीजिए, बस हो गया। तब समझ में आ जाएगा कि आप कितना काम किए, कितना ठगने का काम हो रहा है, सिर्फ ठगने। मैं आपके पास आता हूँ। जी जी जी। अभी आप छोटा भाई है, हाँ? छोटा भाई है, ये बोल रहा था ये अभी छोटा भाई आपसे समस्या भी सुना रहा था कि यहाँ पे मैनहोल खुला रह गया, फारसे जी। तो उस पर आएंगे, वो लोकल समस्या पर भी। छोटा भाई था, बोल रहा था कुछ इस चुनाव के पहले ये एमआईएम के वरिष्ठ सदस्य हुआ करते थे। अच्छा, हाँ, एमआईएम के वरिष्ठ सदस्य हुआ अभी करते किस थे। पार्टी में ये अभी मुझे लगता है शायद ये आरजेडी में है। लगता है शायद। हाँ, हाँ किसमें है आप अभी? हम राजद में। राजद में है। हाँ, आप और- बीजेपी में हैं। जी। हाँ। बात ऐसी है कि ये किशनगंज जो सीमांचल, आप जो लोग बोले कि सीमांत का अंत होता है, हाँ। ये सीमांचल, हाँ। ठीक है। हाँ। तो यहाँ जब भी चुनाव हुआ है, वो आपको राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव नहीं हुआ। वो चुनाव जब भी किशनगंज का लोकल हुआ, फैक्टर पर। लोकल फैक्टर पर हुआ है, देसी हुआ है, पश्चिमा हुआ है, दिस हुआ है, दैट हुआ है। और देखिए दिस एंड दैट में जब ये कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ के सांसद का नाम नहीं लिए, जी। यहाँ के सांसद प्रत्याशी का, जी। यहाँ के लोकसभा सीट का भी नाम नहीं लिए, क्या ऐसा हुआ सच में? नहीं, ये बात सही है कि मोदी जी वहाँ, अब पूरा भाषण तो हमने सुने नहीं उनका, परंतु एनडीए प्रत्याशी के लिए ही वो चुनाव प्रचार करने के लिए आए। बस नाम लेना भूल गए। जो भी हो वो उनका मामला होगा, परंतु मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि किशनगंज का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव नहीं होता। ना मोदी जी को देख के होता, ना राहुल जी को देख के होता, ना लालू जी को देख के होता है। यहाँ का जो भी चुनाव होता है, जो भी चुनाव यहाँ का होता है, वो यहाँ की फिजा एकदम अलग नजर आती है।
गंगा जमुना तहजीब है। आज रामनवमी की जुलूस निकला, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, परंतु अगर वोट का मामला आएगा तब साफ दिखाई देगा कि यहाँ की हमारी गंगा जमुना तहजीब किस तरह की है। लड़ाई नहीं है, परंतु वोट में दिखाई देगा कि हमको वोट किसको देना है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अभी एनडीए के प्रत्याशी हैं, मान लीजिए मास्टर मुजाहिद जी एनडीए के प्रत्याशी हैं, बीजेपी गठबंधन में है। हम लोग के तो रहेगा कि मास्टर मुजाहिद को हमको जिताना है, परंतु मास्टर मुजाहिद जी जिस बिरादरी से आते हैं, क्या वो लोग, जैसे अभी भाई साहब ने मोदी जी के लिए कहा, क्या वो लोग भी उसी तरह की विचारधारा रखते हैं? या वो मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं। मोदी जी, मोदी, हाँ तो मेरे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जी को देखते हुए, तो प्रधानमंत्री जी भी तो कोई व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री, हमने कहा कि हमको देश को बनाना है, देश को जोड़ना है, नाम से नहीं जोड़ना है। देश का हर एक इंसान देशवासी है जो देश के लिए अच्छा सोचता है, तो हमको मिल के देश कंप्लीट कर रहे हैं। तो देश को बनाना है, और देश को बनाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। जो नफरत को दूर करना चाह रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ने से रोक रहे हैं, राहुल गांधी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए हम राहुल गांधी जी के साथ हो गए। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर अग्रवाल। हाँ बताइए, क्या कुछ बोल रहे थे आप? मुझे यही कहना है, इस बार का जो इलेक्शन होगा हाँ जी। किशनगंज का, हाँ। ये पार्टी विशेष नहीं, कैंडिडेट का पर्सनल कैलिपर दिखाएगा, उसी पर इलेक्शन होगा। कैलिबर पे ना? हाँ। क्या कैलिबर का पैमाना क्या होता है अंकल? कैलिबर का उसका ईमानदारी, ऑनेस्टी, आदमी के कुछ काम करने का तरीका, वो कोई आदमी जाए तो उससे बात करने का तरीका, इसी को देखते हुए इस बार का इलेक्शन में ये वही कैंडिडेट जीतेगा। पार्टी विशेष पर नहीं जीतेगा, कैंडिडेट विशेष पर जीतेगा। कैंडिडेट विशेष जीतेगा। जी। अच्छा, किधर दे दें? अच्छा भाई आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर नूर आलम है। हाँ। और अच्छा एक छोटी सी बात कर दूं, आप में से किसी को भी कुछ बोलना है तो आगे आ जाइए या मुझे आवाज़ दे दीजिए, मैं उनके पास माइक लेके चला आऊँगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सब कोई जो पास में खड़े हैं वही बोल पाएंगे। हाँ, इस बार देखिए किशनगंज का जो मतदाता है, जैसा कि अभी अंकल जी ने भी बताया, यहाँ पर हमारी जो पॉलिटिक्स है वो लोकल मुद्दों को लेकर है। हाँ, वो तो बताइए ये भाई जो साहब ने। सीट जो है परंपरागत रूप से ये कांग्रेस और आरजेडी की सीट रही है। इसमें सीमांचल के जो गांधी भी कहलाते थे, तस्लीम साहब यहाँ से सांसद रहे, मौलाना असरारुल हक कांग्रेस से रहे, फिर जावेद आजाद विधायक रहे 3 बार, और अभी जी एमजे अकबर, सैयद साहबुद्दीन जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार है वो भी यहाँ से रहे। तो परंपरागत रूप से ये कांग्रेस की सीट रही है। लेकिन वर्तमान जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने विकास के नाम पर कुछ भी करने का काम नहीं किया है। यहाँ तक कि एमपी लेट्स में जो फंड आया है वो फंड भी यहाँ से वापस जाने का काम किया है। इसके साथ साथ देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद आदर्श ग्राम योजना चलाएं, जिसके तहत एक गांव गोद लेना होता है और उसका विकास करना होता है। उसके तहत भी मुझे बताया जाए कि क्या कोई गांव का विकास हुआ? हमारे यहाँ कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, मारवाड़ी कॉलेज खंडर बन गया है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ ना तो कोई अच्छा हॉस्पिटल है। इसके अलावा आप किशनगंज 1990 से जिला है, एक भी लाइब्रेरी यहाँ नहीं है। क्या ये काम हमारे प्रतिनिधि का नहीं है? इसलिए इस बार हम लोग इन लोकल मुद्दों पर वोट करेंगे और हमारे लिए जो विकास करेगा, हमारे लिए जो बेहतरी करेगा, हम लोग कैंडिडेट को देखकर वोट देंगे इस बार। और जो बेहतर कैंडिडेट है, जो विकास के नाम पे लड़ रहे हैं, जिनका ईमानदार छवि है, उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। मास्टर मुजाहिद साहब को जिताने का काम करेंगे। ठीक जी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशीर अहमद उर्फ दारा। MIM वाला कोई नहीं है क्या यहाँ पे भीड़ में? क्योंकि अरे मेरा काम मुझे करने दीजिए भाई साहब, आप अपना काम करिए। यहाँ पे मुद्दा ये है कि MIM वाला कोई बोलने वाला है नहीं, लग रहा है मुझे। क्या हुआ कि MIM वाले बोलते नहीं है क्या यहाँ पे? हाँ, वो लोग दिन में बोलते हैं, रात में नहीं बोलते हैं। MIM वाले दिन में बोलते हैं, रात में चुप रहते हैं। वो लोग का काम है बिरादर इस्लाम कौमी मिल्लत, सिर्फ बिरादर इस्लाम कौमी मिल्लत, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में जगना। इतना सीना फाड़ के बोले अभी, उसका मतलब क्या है? मतलब इस्लाम जिंदाबाद हो जाओ, और सीना चीर के दिखा देते हैं कि हम हैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम में, बाकी टाइम में सोए रहते हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि अगर मैं किशनगंज से सीट जीतता हूँ, ठीक है, या सीमांचल से जीतता हूँ, तो मैं किशनगंज में ओवैसी हॉस्पिटल बनाऊंगा। क्या बना? क्या? और कहा कि किशनगंज के बच्चे ओवैसी हॉस्पिटल में पढ़ेंगे। क्या वो पढ़ रहे हैं? आज किशनगंज का एक भी बच्चा अब इसी हॉस्पिटल में या फ्री इलाज हो रहा है या यहाँ से वहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं? नहीं। तो ये जुमलेबाजी नहीं चलेगा। इस बार सिर्फ कैंडिडेट और विकास के नाम पे वोट होगा, और इस बार हम लोग इरादा किए मास्टर मुजाहिद को भारी मतों से जिताएंगे और सांसद में भेजने का काम करेंगे। ओवैसी साहब ये बोले, भाई साहब के ओवैसी साहब यहाँ पर कॉलेज खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे। मोहम्मद वाजुद्दीन ऑफिस हॉस्पिटल खोलेंगे,
क्या बोलता है तो ऐसा करेंगे, लेकिन वो तो सिर्फ 5 साल अभी रहे हैं, अभी 5 साल टर्म पूरा भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो जो है यहाँ जो कांग्रेस वाले इतना लंबा लंबा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये उसका बुनियाद दुनिया का देने लगा लंबा चौड़ा, वो तो कुछ किया ही नहीं। तो उस पर कोई लांछा नहीं है, उस पर कोई सवाल निशान नहीं उठाता है, समझे। लेकिन अभी ओवैसी साहब अगर एक मुर्तबा बोल दिए, आप उसका सांसद को बनाइए, जिताइए, फिर उससे सवाल कीजिए, नहीं देगा तो फिर अगले बार उसको हटा देंगे क्या। लेकिन आप एक चीज बताइए अंकल, यहाँ पे लोगों ने भी ये कहा माइक पे कि ओवैसी और ओवैसी की पार्टी वाले वो वाली पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, रेडिकल पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने वाली पॉलिटिक्स करते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा सोच है आदमी का। अरे लोग बोल रहे हैं, आपके यहाँ के लोग बोल रहे हैं। बोलने दिए, वो तो सेकुलर बात करते हैं ओवैसी साहब। जैसे वो जब भी बोलते हैं ठोस बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। उसका अगर कुछ बोलते उल्टा सीधा तो सब पर केस हो गया। मोदी उस पर काहे ना केस हुआ, ओवैसी पर। वो तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं और सीना ठोक के बोलते हैं और कानून के दायरे में बोलते हैं। यस, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, ठीक है, करना भी होता है। आज 5 साल अख्तरुल इमान सांसद रहे, ठीक है, एमएलए रहे ना, क्या किए वो? आप जाइए, विजिट कीजिए वहाँ। अमोर में क्या, अख्तरुल इमाम साहब तो अमोर थाना के थे, एमएलए थे। हाँ विधायक, यहाँ पर तो कांग्रेस के थे, अभी भी कांग्रेस के हैं इजहार साहब। उन लोग तो कुछ किया ही नहीं, तो यहाँ तो चांस ही नहीं मिला अख्तरुल इमाम साहब को या ओवैसी साहब को। 5 एमएलए हम लोग जिताए ना, ओवैसी साहब को 5 एमएलए दिए, किस नाम पर? कि हक छीन कर लाएंगे, ओवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे, ओवैसी कॉलेज बनाएंगे और हक छीन के लाएंगे नीतीश कुमार से। एएमयू का फंड देंगे, कुछ नहीं हुआ सर, सिर्फ जुमलेबाजी है। और इनके पास सिर्फ एक ही बात है, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, केवल क़यादत और सिर्फ इस्लाम के नाम पर वोट मांगने का काम। सर सबसे एक मिनट आप लोग बोल लिए, आप लोग के बीच में मैंने नहीं टोका। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जिस चीज़ के लिए वोट मांगना चाह रहे हैं, जिस कैंडिडेट के लिए वोट मांगना चाह रहे हैं, वो कैंडिडेट के जो मुखिया हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो स्पष्ट कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठ है। तो क्या आप घुसपैठ से वोट मांगना चाह रहे हैं? मेरा एक सवाल है। नहीं बताया, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा एक सवाल है। 2 महीना पहले यही कैंडिडेट थे तो बोल रहे थे कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। जी हाँ, मोदी भगाओ देश बचाओ बोल रहे थे। गठबंधन में थे। अरे भैया अच्छा ठीक है, मतलब अरे तो हमारे साथ थे। अच्छा हम समझ गए आपके, अरे हम समझ गए आपके पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार हैं। अरे गठबंधन की ये अरे ठीक है, आपके नीतीश कुमार की पार्टी से आते हैं, समझ गए, पार्टी बदलती है उनकी, ठीक है। पहले बात आप समझ गए। एक मिनट आप समझ गए बात। 2 महीना में मुखिया जी हमारे माननीय मोदी जी को में कितना गुण मिला उनको कि अब आप जो है समझ गए, फिर से आ गए। खैर एक बात ये हो गई। दूसरी बात, भैया ने उठाया एजुकेशन का मामला, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला। मैं उस पर आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि यहाँ का मेन मुद्दा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आज तक नहीं बनी है। जी हाँ, नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं बनी है। अब क्यों नहीं बनी है, इस पर ये भाई साहब नहीं बोलेंगे, जदयू के लोग नहीं बोलेंगे। मैं 10 मिनट रुकिए ना भैया। उस पे एनजीटी का रोक लगा दिए, क्यों भाई? कि वो नदी के किनारे है, ठीक है। तो मेरे माननीय सांसद जी ने जब लोकसभा के पटल पर इस बात को उठाया और बजाबता उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया, मोहम्मद जावेद ने, तो वहां से केंद्र सरकार ने कहा कि भाई आपके जमीन पे तो एनजीटी की रोक है, तो आपको कैसे फंड हम रिलीज करेंगे? फंड तो आपको हमने आप रिलीज नहीं कर सकते जब तक वहां से एनजीटी का रोक हटाइएगा नहीं। हमारे सांसद जी ने बजाबता मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा और चिट्ठी का जवाब आया, सुन लीजिए, चिट्ठी का जवाब आया, मांगे कि भाई 25 एकड़ जमीन है, उसके बगल में आप हमको 25 एकड़ जमीन में 10 एकड़ जमीन हमको दे दीजिए, हम वहाँ पर अपना फंड मंगा करके केंद्र सरकार से हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी बना लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो एनजीटी का रोक नहीं हटाया, वो ज़मीन भी नहीं दिए। ये इनका दोष है, पहली बात आपको मैं समझा दूं। आप दूसरी बात ये बता दूं कि ये बोल नहीं पाएंगे अभी, इनके सीएम 2 महीने पहले पार्टी बदले हैं, नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल सही कहे। अब रही बात विकास की बात, आपके विकास की बात बता रहा हूं मैं। माननीय सांसद जी ने 237 ब्रिज बनाए, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मोबाइल सबके पास है। ये लोग बोलेंगे विकास नहीं किए, 237 ब्रिज बनाए,
1200 किलोमीटर का रोड, 1188 किलोमीटर रोड बनाए। दो आपको अभी ये सामने में हॉस्पिटल है आपका, ऑक्सीजन प्लांट बना, इनको खबर भी नहीं होगा कि वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा कोरोना काल में। लेकिन 2 महीने पहले तो होगा ना, जब आपके साथ थे। हाँ कौन? जब आप गठबंधन अब अभी नहीं, इनको खबर ही नहीं रखते ना ये लोग खबर नहीं रखते बड़े भाई, समझ गए ना, ये खबर नहीं रखते। ऑक्सीजन प्लांट लगाए, अरे ऑक्सीजन प्लांट इन्होंने माननीय सांसद जी ने लगाया, तो ये जल्दी और लोग हैं। लेकिन मैं आपसे मेरा एक ही स्पष्ट मुद्दा है कि क्या यहाँ पे अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, जब भी गांव में हम लोग जा रहे हैं तो ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी ने 10 साल जब यहाँ की उनकी सरकार थी, 17 साल वो गठबंधन में रहे, इसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि यहाँ घुसपैठ है। तो गलती किसकी है? तो गलती किसकी है? लोगों को अगर घुसपैठ है तो उनको जेल के सलाखों में बंद कीजिए। और गलती किसकी है? अगर घुसपैठ है तो गलती किसकी है, ये भी साफ है। हाँ, ये भी साफ होना चाहिए। सबसे बड़ी हमारे साथ, हाँ मैं आता हूँ। अरे एक सेकंड, एक मिनट, हमारे सांसद में सबसे बड़ी जो खूबी है कि वो यहाँ पर सबसे नेक दिल इंसान है। किसी ब्लॉक में, किसी चौराहे पर कि कोई दलाल उनका नहीं है, किसी से चंदा चकोरी नहीं करते, सारे बिजनेसमैन के साथ। अरे सर ठीक है, आपके सांसद के बारे में एक सेकंड में इनको काउंटर देके आप लोग के पास आता हूँ, आ रहा हूँ। आपके सांसद के बारे में खबर छपी है कि वोट मांगने गए, महिलाओं ने उनको भगा दिया वहां से। ये वोट मांगने गए, उनको कई जगहों से भगा दिया गया। अपडेट ये भी है। मैं आता हूँ आपके पास जी, आता हूँ। सबसे पहले क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा नाम हुआ इमरान। बताइए। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं एक आम वोटर हूँ, ना तो मैं MIM का हूँ, ना तो मैं कांग्रेस का हूँ, और ना मैं बीजेपी या JDU के हूँ। मैं एक आम नागरिक की तरह, एक आम वोटर की तरह, मैं जो है मेरे कुछ सवालात हैं। जैसे कि मेरे बड़े भैया ने अभी एक बात कही कि जब रामनवमी या कोई भी त्यौहार होता है तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है गंगा जमुना तहज़ीबी, लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन आने लगते हैं या वोट में जब आती है तो वो दिख जाता है ध्रुवीकरण जो लोगों के बीच चल रहा है। हाँ, तो होता है, ये हर जगह है। लेकिन मेरा 2-3 सवाल ये है कि ये सिर्फ यहीं पे नहीं हो रहा है, ये हम लोग के साथ रियलिटी में दिख रहा है। जैसे कि AMU का मुद्दा है। AMU आज लगभग 10-12 साल से चली आ रही है, ना उसके लिए फंड रिलीज हुआ है ना कुछ हुआ है। हमारे ही सामने, हमारे ही शहर में MGM मेडिकल कॉलेज था, जो कि कल कॉलेज था, आज यूनिवर्सिटी बन गया। उससे पहले AMU का फंड आया, AMU का वो सारा ट्रांजिशन हुआ है, लेकिन वो आज के आज वैसा ही का वैसा है। AMU की जिसकी बात कर रहे हैं, मैं दर्शकों को बता दूं, AMU का एक डिस्टेंस लर्निंग सेंटर यहाँ पे बनना था, बहुत सालों से वो अटका पड़ा है। वो उसकी बिल्डिंग बनी थी जिसको NGT के पचड़े में फंस गई। अभी एक भाड़े की बिल्डिंग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की जाती है। आई रिपीट, इस देश के एक विश्वविद्यालय की पढ़ाई भाड़े के एक प्रॉपर्टी में करवाई जा रही है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो बनाई जानी थी वो तमाम कानूनी और सरकारी पचड़ों में फंस के चुक चुकी है अपने निशाने से। जी, तो इसमें ये हुआ है क्योंकि जो MGM यूनिवर्सिटी है या जो वो है, वो बीजेपी पार्टी के लोगों की हैं, उनसे रिलेटेड है। वो तुरंत उनका काम हो गया, वो पास हो गया, वो चल भी रहा है। पहली सवाल। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे कुछ भी जो होता है, मतलब ये पूरे बिहार में या पूरे देश में यह माइंडसेट है लोगों का कि किशनगंज एक अलग जिला है। अलग जिला, आप मेरी बात समझ रहे? अलग जिला इन द सेंस अलग थलग है, किनारे का चीज है। हाँ, एकदम किनारे की चीज है। परसेप्शन है। 75% यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है। काम भी हम लोग के साथ वैसा ही किया जाता है, और हम लोग के साथ जो है ना हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस, अभी कुछ दिन पहले ही वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हुई है। मैं बात कर रहा हूँ हावड़ा NGP वंदे भारत। हमारा किशनगंज बारसोई हमारा पड़ोसी है, मतलब पड़ोसी जो है स्टेशन है, उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके किशनगंज स्टेशन देती है। लेकिन वंदे भारत का यहाँ स्टॉपेज हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद थे। केंद्र में सरकार मोदी जी की है, बीजेपी की है। गोस्वामी जी जाके देखिए, गोस्वामी जी गए, आपको गुलाल चंद गोस्वामी जी वो कटिहार के हैं, और वो कटिहार डिवीजन में आती है, उनके वहाँ रुक गया क्योंकि सांसद उनके हैं। उन्होंने जो बात बोली उनकी बात को तुरंत सुना गया। डॉक्टर जावेद साहब जो बोले उनकी बात को सुना ही नहीं गया। क्यों नहीं सुना गया? आप रेवेन्यू जनरेट किशनगंज बहुत ज़्यादा कर रही है, और साल प्रति साल किशनगंज का रेवेन्यू जनरेट बढ़ता ही जा रहा है। रेलवे स्टेशन में अच्छी चीज़ काम ही हो रहा है, लेकिन हमसे बहुत छोटा स्टेशन है। हमारे किशनगंज के कंपेयर में बहुत छोटा स्टेशन है, लेकिन नहीं किया गया। इसके रिगार्डिंग में क्लियर कर देना चाहता हूं कि डॉक्टर जावेद आजाद जो हमारे सांसद हैं, वर्तमान सांसद, उन्होंने लिख के भी दिया कि इसको हम लोग को जो है किशनगंज एक बड़ी स्टेशन है, यहाँ पे किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं करके दिया गया। पहली बात। दूसरी, इसके अलावा
इधर 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 इंटरेस्टिंग हो रहा है, इधर 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 अरे इधर इधर दोनों लड़ रहे हैं, पहले कर लीजिए आप लोग अपना। वो ऐसे भैयारी है वो। मेरा ये कहना है कि अभी इन्होंने एमजीएम मेडिकल कॉलेज की बात कही, तो उसके जो माननीय डायरेक्टर हैं, जो अभी बिहार सरकार के मंत्री हैं, हम लोग के गार्जियन हैं, और इसलिए हो गया उनका जल्दी से। नहीं मैं बता दूं, वो प्राइवेट ट्रस्ट है और सिख माइनॉरिटी का ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट के उनका अपना लगन था, उनका अपना कर्म था, और उस मेडिकल कॉलेज के होने के कारण इस पूरे सराउंडिंग इलाके में, जो बंगाल भी बगल में पड़ता है, फ्री में उसका इलाज होता है, फ्री में उसको दवाई दी जाती है, और वहाँ ये नहीं पूछा जाता है कि आप किस बिरादरी से हैं, किसी कौन जात के, किसी जात से आते हैं। वो क्या उससे पहले जो डायरेक्टर थे वो करतार सिंह थे, उससे पहले जो एमजीएम के डायरेक्टर थे वो करतार सिंह थे, उनको भगा दिया गया क्योंकि वो माइनॉरिटी के थे। नहीं देखिए वो ये नहीं, अभी आप आइए, आप किशनगंज पर आइए। किशनगंज का रमजान नदी है ना, रमजान नदी, हाँ वो तो देखा मैंने, सूख के दलदल हो गई है। उसको आप जरूर मुद्दा बना के उठाइए। हम बता रहे हैं आपको, क्या नाम है आपका भैया? राजेश गुप्ता। राजेश जी बताइए। ये सारे लोग को पता है कि सरकार मोदी की बनने वाली है, ये 100% सबको पता है, 400 पार। मुझे नहीं पता भैया। ठीक है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बिहार के मुखिया बेल में, झारखंड के मुखिया जेल में, केजरीवाल जेल में, बंगाल के जाने वाले हैं, और भतीजा चले गए, बंगाल के जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। आपको बता रहे सब चोर मोसेरा भाई, जितने सब चोर हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सारे चोर एक साथ मिल गए हैं ताकि हम अपने अस्तित्व को बचा सके। नहीं तो इनका तय है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं। कोई कोयला, कोई चारा चोर, कोई दारू चोर, कोई क्या बोलता है बैंक का चोर, इलेक्ट्रल आपको जवाब जो बॉन्ड चोर है, बॉन्ड इलेक्ट्रल बॉन्ड। हाँ जी हाँ, वो सबसे बड़ा चोर तो हुआ है वो सब। अगर इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनी, इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनी, तो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला ये होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड। जी हाँ, सबसे बड़ा घोटाला होगा। लेकिन आप कह रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड, अच्छा आप कह रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला होगा, और मोदी जी इंटरव्यू में जाके कह रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड इतनी अच्छी स्कीम है कि इससे पता चल जाता है कि कौन किसको कितना चंदा दिया। एक कंपनी 100 करोड़ की कंपनी है और वो 300 करोड़ चंदा दे रही है, ये आप क्या बात कर रहे हैं साहब? अंधे को हाई कोर्ट दिखाने की बात हो गई। नहीं है, नहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड भी जवाब दीजिए। नहीं इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो है ना, हमारे भारत के स्किल इंडिया का बॉन्ड है, और ये सबसे बड़ा सक्सेस बॉन्ड है, और जिसने भी चंदा देगा वो बॉन्ड पे चंदा देगा और लिखित चंदा देगा, और उसमें बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां भी चंदा दे रही हैं। उसमें 50 करोड़ रुपीस ऑन रिकॉर्ड हुआ है, और जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं कि हमारी जी हाँ, पाकिस्तान के भी कंपनियां चंदा दिए हैं। इस बात को आप भाजपा के साथ हो गई है, इसका मतलब पाकिस्तान भाजपा के साथ हो गई है। बिरयानी खाने के लिए मोदी जी, अफगानिस्तान का लोग, पाकिस्तान का लोग आपका अरे रुकिए, अभी आपको अरे रुक जाए, शेरशाहबादी जो है, रुक जाए, यही भाई साहब बोले थे कि शेरशाहबादी जो है बांग्लादेशी है, यही भाई साहब रुक जाइए, अरे रुक जाइए राजेश जी, अभी आपकी बात को मैं 30 सेकंड पीछे लेके जाऊंगा, ठीक है? जो आपने कहा है पाकिस्तान, इन्होंने कहा है, आई रिपीट, यहाँ पे प्ले करना फिर से विजय, कि पाकिस्तान से अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा आ रहा है तो पाकिस्तान भी चाह रहा है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद है उसको। जी हाँ, पाकिस्तान के भी कंपनियां चंदा दिए हैं। इस बात को आप भाजपा के साथ हो गई है, इसका मतलब पाकिस्तान भाजपा के साथ हो गई है। बिरयानी खाने के लिए मोदी जी, अफगानिस्तान का लोग, पाकिस्तान का लोग आपका डर से, भय से, इसलिए कि वो जानता है कि एक आतंकवादी का हाथ इस देश के अंदर में, बोला कि बम विस्फोट कहाँ हो रहा है? एक मिनट, कश्मीर में बम विस्फोट हो रहा है तो किसका हाथ है? तो आतंकवादी का हाथ। उसने अच्छा इसलिए 300 किलो RDX का ये पता नहीं लगा पाए, पुलवामा का, हाँ पुलवामा का, और
404 का पता लगा लिए। मैं बोलता हूँ रावण और कंस का तो घमंड रहा नहीं, इनका कहाँ से घमंड रहेगा। सुनिए, रावण जो कहता था कि मैं तीनों लोक पर राज करता हूँ, क्या असर हुआ रावण का। दूसरा बात, ये लोग हो गए धृतराष्ट्र, एक तो दुर्योधन मोदी जी को देख लिए धृतराष्ट्र की तरह फैसला कर रहे हैं, इसलिए इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि कुछ। दूसरा बात, ये डरा के देखिए, सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे 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 सुनिए, घमंड होगा। आप इनको रिकॉर्ड कीजिए, घमंड होगा बोल रहे हैं। अरे सुनिए तो, किसको 39 सीट जो हमारे किस बिहार में एनडीए गवर्नमेंट को दी थी, ये हमारी मालिक ने हमें दिया था वोट, इसलिए हमको घमंड है कि जनता मालिक है और हमका प्यार दिया है, उसके प्यार को घमंड है। ये किशनगंज का जो सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छा भाई साहब सुन लीजिए अरे सुन लीजिए, मैं आता हूँ, सब बारी से पूरी बात करूंगा। अरे अंकल जी सुनिए, हाँ पकौड़ा छानिए, अंबानी ने सबसे पहले पकौड़ा छाना था। अरे सुनिए, अंबानी सबसे पहले पकौड़ा छाना सबसे पहले अंबानी ने, पता कर लीजिए अंबानी का हिस्ट्री। अंबानी का हिस्ट्री पता, वो बोले वर्क करो, चाय बेचे थे, चाय वाला प्रधानमंत्री है, वर्क करो कुछ पाओगे, नौकरी करोगे कहाँ जाओगे, नौकरी करोगे या बंधुआ मजदूर, नौकरी बंद कर दीजिए। अरे सुनिए भाई सुनिए, अरे सुनिए अरे भाई लोग हैं ये, सुनिए अरे सुन ले, अरे शांत रहिए। होता क्या है ना कि लल्लन टॉप में, सुनो भाई, लल्लन टॉप में हम कहीं जाते, अरे 50,000 रुपए का चाय बेचता है पर डे, 50,000 रुपए का चाय। एक सेकंड, ईडी और सीबीआई के अधिकारी जान हैं ईडी के, मेरा चाट तो दुकान है चाय पकौड़ा का, अरे कैलटेक्स चौक में जाइए, गुप्ता जी का चाय दुकान भैया मेरा। आप अपना बताइए ना रे बाबा। सुनिए खाली अरे लल्लन टॉप भाई, आप भी शांत रहिए थोड़ा। लल्लन टॉप जो कहीं जाता है ना लोगों से मिलने, और ऐसे जब चुनावी भाई साहब चुनावी बातचीत करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग का होता है बातचीत का हासिल क्या रहा, ठीक है। बातचीत में कोई ऐसी बीजेपी के लोग से बातचीत में कोई बात आई जो हासिल रही, बातचीत में कोई ऐसा इंसान आया जो हासिल रहा हमारा, ठीक है। तो मेरे लिए हासिल ये रहा कि पाकिस्तान को भाजपा पसंद है, और अंबानी से जाके पूछे वो भी पकौड़ा छानते थे, ठीक है। और लेकिन इस पूरी बहस में भाई साहब राजेश जी, अरे सुनिए पहले मेरी बात, पूरी बहस में आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। आपने अपने हिस्से के सारे क्लेम कर दिए, मैं सब चलाऊंगा, ठीक है, मैं चंग काट के लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन एक बात का जवाब नहीं दिया आपने। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है भाई साहब ने सवाल उठाया, वो बात अधूरी रह गई आपकी बात अधूरी रह गई। वो ऐसा चंदे का, देखिए चंदे का ऐसा कूपन स्कीम था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इससे कुछ नहीं हासिल हो रहा है, कंपनी 100 करोड़ के घाटे में है, इनकम टैक्स नहीं दे रही है, और 1000 करोड़ का चंदा डाल दे रही है कंपनी के खाते में, किसी भी पार्टी के खाते में भाई। और कहाँ गए वो भाई साहब? अंकल जी आप बता रहे थे अभी कि जब ये बोल रहे थे सारी पार्टियों के सीएम जेल में जा रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं जा रही, यहाँ बोले उनका 60 गांठ है उस पे। अच्छा पहले आप बोल लीजिए। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर एम्स अस्पताल, हाँ मंगली है, अभी मंगला नहीं ना, 70 किलोमीटर दूर एम्स अस्पताल बना रहा था। प्रियरंजन दास मुंशी उद्योग नहीं था, वहाँ का एमपी था। अभी तो मोदी आकर 14 साल में क्षमता आया, 10 दिन में वो ममता को उपहार दे दिया। ममता चाहते नहीं है यहाँ पर एम्स हो, वो कल्याणी को बनाना चाहता है, ममता को खुशी करने के लिए दे दिया। यहाँ पर जितना लोग है बोलिए चिकित्सा के लिए कहाँ जाते हैं। अभी हमारा यहाँ ससुराल है, यहाँ से लेकर सिलीगुड़ी ले गया, यहाँ से लेकर इस्लामपुर चिकित्सा कर रहे हैं। यहाँ का चिकित्सा व्यवस्था यही हालत है, तो यहाँ से एम्स होता तो सब लोग का उपकार यही चलता। लेकिन मोदी जी ममता खुशी करने के लिए एम्स को तुल दिकर कल्याणी में दे दिया। यही सेटिंग है ममता अभिषेक बनर्जी ममता का भतीजा, उनका जो सेकेंड मैन है वो कालीघाट का काकू बंगाल में जाना जाता है, वो अरेस्ट है, वो सीईओ है कंपनी का, और एक सीईओ का अभिषेक बनर्जी है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। यही तो सेटिंग है, यही तो चल रहा है। सारा दिन मोदी और ममता लड़ाई चल रहा है, मगर वो लोग पूरा सेटिंग में है। कभी नहीं जाएगा मोदी और अभिषेक जेल में, यही सेटिंग है, कभी नहीं जाएगा, मगर सेटिंग है।
यहाँ पर जलपाईगुड़ी को जो बीजेपी लीडर को केस में फंसता है, कुछ नहीं होता है। जलपाईगुड़ी सीसी चोरी का एक घोटाला हुआ, वह कैलाश विजय बोर्गे का नाम था, रूपा गांगुली उसका सांसद उसका नाम था, मगर मोहम्मद उसको सबको क्लास कर दिया, कुछ नहीं हुआ उसके। यही सेटिंग चल रहा है। ये बता रहे हैं कि मोदी जी का और ममता, इनके आपके मोदी जी का इनकी ममता जी का सब सेटिंग चल रहा है। मतलब मैं आपके मोदी इनकी ममता बोल रहे हैं कि आप लोग के पार्टी में समर्थन बेस का बहुत जल्दी जाएगा। उनका भतीजा चले गया अंदर, उनका भतीजा चले गया है। क्या हुआ ना, हमने कहा कि वो धृतराष्ट्र हो गया। देखिए चीज को समझिए, हम कह रहे हैं कि किशनगंज का भी बहुत लोगों का पैसा मार करके चले गया और चिट फंड कंपनी में हजारों करोड़ रुपए का जो है घोटाला हुआ है। इसी कारण से वो जेल में जाएंगे। बॉन्ड वाला सवाल आपका दीजिए, बॉन्ड वाला समझ लीजिए। बॉन्ड वाला इनको देंगे? हाँ, ये आप क्यों नहीं? नहीं, हम नहीं देंगे। अरे मैं जानना चाहूँ, मैं जानकारी नहीं। जानकारी नहीं। अच्छा, देखिए, बॉन्ड वाला सवाल में बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, परंतु ये बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, अगर मोदी जी भ्रष्टाचार में लिप्त होते तो फिर बॉन्ड को लाते क्यों? तो नहीं कहा कि मोदी जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नहीं, बोला गया ना कि बॉन्ड से, जो बॉन्ड का स्कैंडल बता रहे हैं ना। बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है, पर सरकार तो सरकार गिरने दीजिए। अच्छा, ये तो नहीं, मैंने आपको क्या कहा कि किशनगंज का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता। किशनगंज पे जवाब दीजिए। हाँ, तो बॉन्ड पर तो बोल रहा हूँ, तो बीच में तो बोल तो रहा हूँ। अरे बोलने तो दिए। मैं कहता हूं कि अगर बॉन्ड को लाए तो कम से कम लिखा पढ़ी में तो आया कि कौन कंपनी मुझे चंदा दे रही है। अगर बॉन्ड ट्रांसपेरेंसी, जैसे होता था, मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे बॉन्ड वाली स्कीम पे कहता है कि दोस्त नहीं है, कोई ट्वीट किया था, हाँ कोई ट्वीट किया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उसने कहा कि बचपन में जब हम लोग साइकिल चलाते हुए गिर जाते तो कहते देखो कितना स्टाइल से गिरे हैं। तो बॉन्ड के बारे में ऐसा ही है, बॉन्ड फेल हो गया तो आप बोल रहे हैं कि अरे देखिए पता चल रहा है कौन किसको कितना चंदा दे। ये आप ऐसा लग रहा है, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप अपनी भाषा को जानते हैं कि मुझे किस बात को कैसे मसाला में पेश करना। हमको उस बहस में एकदम जानता हूं मैं इस बात को। तो मैं बता रहा हूं ना, अगर लेना रहता चंदा, अगर चंदा लेना रहता तो अंडर टेबल ले सकते और देश में पता भी नहीं चलता कि मोदी सरकार ने चंदा लिया। परंतु मोदी जी ने कहा कि जो भी काम होगा वो एकदम देश के सामने में होगा, तो तब ना आया। 100 करोड़ की कंपनी, 300 करोड़ की चंदा। मैं क्या बोला? मैंने जब सब कुछ इतना पारदर्शी था तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पहले ही कहीं नहीं कर दिया सब कुछ अपने से। सुप्रीम कोर्ट आया, अभी इलेक्शन का टाइम है तो बहुत कुछ होना है। मैं बार बार फिर कहता हूं कि मैं किशनगंज का निवासी हूं और किशनगंज का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता, ना राहुल जी पर होता, ना मोदी जी पर होता है। मछली का कांटा इनके गले में फंस चुका है। अब इनको ना उगलते बन रहा है और ना खाने बन रहा है। समझ गए ना, यही हालत है इनका अभी भाजपा का। अभी आप ये बताइए, अभी एक ऐसी सरकार, एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए। आपके इल्जाम पे मैंने सवाल पूछ लिए, अभी उनके इल्जाम पे सवाल जवाब दीजिए। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में। इंडिया झारखंड मुक्ति मोर्चा है अलायंस में, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जेल में। ठीक है, आपके कविता जेल में। ठीक है, ममता बनर्जी पे लोग सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टी और आपके पार्टी के चक्कर के साथ में जो अलायंस बन रहा है ना, उस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं इन लोगों पे। बताइए, छापा कौन पड़वा रहा है? आप बताइए। मोदी जी पड़वा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी पड़वा रहे हैं? कैसे पढ़वाते होंगे छापा? आप एक बात बताइए, जब 2000 आप इसका इलेक्शन 10-14 का इलेक्शन देखिए, कोयला घोटाला, फला घोटाला, चीना घोटाला, सबके पर वो इल्जाम लगाए। किसको अंदर किए? वो किसको अंदर किए? एक आम जनता पूछना चाह रही है कि किसको अंदर किए? उनके जितने घोटालेबाज थे वॉशिंग मशीन में घुसे और साफ सुथरा होकर के बिना निकल गए। रेपिस्ट को माला पहनाया जा रहा है, जेल से जब निकल रहा तो उनको माला पहनाया जा रहा है। साहब, किसकी बात कर रहे हैं? मणिपुर जल गया, मणिपुर जल गया, एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं। नरसंहार हो रहा, नरसंहार। नहीं, उन्होंने बोला, मणिपुर पे तो बोला। क्या बोला साहब? एक शब्द बोल दिया, क्या बोला साहब? उन्होंने बोला कि मणिपुर, उन्होंने ये बोला कि मणिपुर बच गया। अब इसका मतलब है कि और जलाना चाह रहे थे, और जलाना चाह रहे थे। क्या है बताइए? जीएसटी बताइए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नेहाल अख्तर हुआ जी। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी वाले ने
एक चीज़ कांग्रेस या जीत जाए अगर तो उसको सिखा दिया कि ईडी और सीबीआई को कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे ही बीजेपी का सरकार गिरेगा, विधायक हो या सांसद हो, कोई भी बीजेपी का एक बाहर रह जाएगा तो सर फिर आप हमको आके बोलिए, कोई का कोई एक ऐसा विधायक नहीं है जो बाहर में रहेगा, हर कोई जेल के अंदर रहेगा। और क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ दाग होता है, लेकिन ये लोग पूरा दागी इंसान है। बीजेपी का जितना भी हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, कोई रेपिस्ट हो, कोई मर्डरर है, जैसे कि आपका यूपी का सीएम योगी, वो क्या है? सबसे बड़ा गुंडा तो वो है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे बड़ा गुंडा वो है। वो ऐसा कह क्यों रहे हैं? वो तड़ीपार था जी सर, वो तड़ीपार, वो सबसे बड़ा गुंडा। नहीं, आप देखिए आप देखिए मैं बात साफ कर दूं आपको कि आप जो मैं एक बात साफ कह दूं आपसे, एक बात साफ कर दूं। जब आप संवैधानिक पद पे बैठे किसी व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं तो आपके वो आरोप या तो पुख्ता होने चाहिए या तो साबित होने चाहिए। संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है? आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तड़ीपार हैं, यूपी के सीएम हैं। अगर आप कह रहे हैं तड़ीपार हैं तो मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं, ऐसा कोई केस नहीं था उनके ऊपर। देखिए मैं बात साफ कर रहा हूँ, उनके ऊपर दंगा भड़काने का केस हुआ था जिस पर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। ये केस हुआ था उन पर। सत्ते पे है सर, उस पे हजारों केस लग जाए, 10 मिनट में धुल जाएगा। आज कोई भी कांग्रेस का सरकार, कोई भी कांग्रेस का पार्टी जिसपे चारा घोटाला या कुछ लग जाए, वो बीजेपी के तरफ गठबंधन कर ले, उसका सारा सुबह होते होते सारा एफआईआर सब कुछ खत्म हो जाता है सर। सारा का सारा चीज़ खत्म हो जाता है। बीजेपी में जैसे जाता है उसका सारा जितना भी पीछे में कुछ किया था वो सारा कुछ खत्म। आप बीजेपी में आ गए। ये तो बात सही कह रहे हैं कि बहुत सारे नेताओं पर जब बीजेपी ज्वाइन किया तो उनका केस बंद हो गया ना। कांग्रेस पे है, बहुत सारा उस पर आरोप लगा हुआ है। आज उसको डर है कि हम तो जेल जा रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि हम बीजेपी में सपोर्ट कर दे। बीजेपी में जैसे सपोर्ट करता है सारा केस वगैरह खत्म हो जाता है, ये सारा चीज खत्म हो जाती है सर। ये देखिए सर, जैसे सीए तो नोटिफाई भी हो गया। कितना बड़ा मुद्दा है ये किशनगंज में आप लोगों के लिए? किशनगंज के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है ना। सीए, एनआरसी, एनपीआर। आपको मालूम है कि दिल्ली के शाहीन बाग में एनआरसी के विरोध में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और वो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने गोसे गोसे तक में पहुंचा था, ठीक है? और उस जगह में जो महिलाएं बैठी थी, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको 200 टके की औरत बता रहे थे। आज उसी 200 टके की औरत से वोट मांगने के लिए आए हैं। कितने अफसोस की बात है सर। ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जिसने दूध पे टैक्स, पेंसिल पे टैक्स, हेल्थ पे टैक्स, ये सारे चीज पे टैक्स लगा दिया। कितनी बड़ी बात है। जो बच्चा दूध पीता उस पर भी टैक्स लगा दिए, बच्चा पेंसिल लिखता, किताब लिखता, उस पर भी टैक्स लगा दिए, जो मरीज हॉस्पिटल पे जाएगा उस पर भी टैक्स है। अफसोस की बात, उस पर 15% टैक्स है और हीरा पे 3% टैक्स है। बताइए, जिस किसान को 2 गुना दाम देने की बात की, उसको इसमें एमएसपी का रेट तक देने को तैयार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? 2 करोड़ रोजगार की बात थी, खत्म, समाप्त। क्या बात बोल रहे हैं सर? ये अफसोस की बात है। और किसी चाहे ओवैसी हो, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, एक धर्म की जो भी राजनीति करेगा, हमारे किशनगंज में हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। जो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई। ओवैसी के बारे में यहाँ पे कुछ लोग थे जो ओवैसी के समर्थक दिखाई दे रहे थे। वो आप जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ ओवैसी के नहीं सपोर्टर मिलेंगे। इसी से 10 कदम आगे चले जाइए, आपको सब ओवैसी के बोलने वाले मिल जाएंगे। हाँ, यही खाली मोदी जी की बात यहीं पर है। और मैं आपको कहता हूँ, फिर कहता हूँ कि किशनगंज जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव नहीं होता है, वो निजी क्षेत्र, मतलब निजी मामले से चुनाव यहाँ का होता है। क्या बोल रहे हो भाई, जल्दी बताओ। तेजस्वी यादव कहते हैं कि रोजगार नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कि 17 महीना की सरकार रहा तो रोजगार हम दिए। तो सहरसा में जो ब्रिज गिरा तो क्या वो सरकार में थे, तो यानी इसका डिप्टी सीएम जिम्मेदार हैं। और झारखंड में महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव पार्टनर में, आरजेडी पार्टनर में है, तो क्यों नहीं वो झारखंड के सीएम को वो 10 लाख नौकरी का रोजगार का फॉर्मूला दे देते हैं कि आप 1 महीने में 10 लाख रोजगार दे दीजिए। बंगाल में दीदी के साथ इंडिया अलायंस में जाके गठबंधन में मीटिंग करते हैं, दीदी को फॉर्मूला दे दीजिए। परसों भी
PCS के बच्चे को लाठी पड़ा है कलकत्ता में। तो 10 लाख का रोजगार सब ढकोसला है। 17 महीना का जो सरकार था उसमें रोजगार नीतीश कुमार की सरकार ने दिया। सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये तो असंभव है कि 10 लाख को सरकारी नौकरी दे देना। पहला कैबिनेट का पहला कलम सरकारी नौकरी दे रहे थे। और लल्लन टॉप का अगर सौरभ भैया सुन रहे हैं तो सौरभ द्विवेदी को मेरा हाई कहिएगा। हो गया। कितना वैकेंसी दी ये बताइए आप। अभी RTA के मुताबिक ये बताइए नरेंद्र मोदी सरकार ने कितनी दी वैकेंसी। अभी ILO का मेरा नाम सोनू कुमार है। हाँ देखिए, अभी ILO भारत सरकार के साथ मिलकर एक डाटा निकाली जिसके अनुसार 15 से 29 साल जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जिसको जॉब करना चाहिए, उसमें 83% समझ रहे हो, 83% 29 ईयर के लोग अनएम्प्लॉयड है। इसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है कहीं पे। सरकार कहती है इंटरप्रेन्योरशिप करो, अपना स्वरोजगार करो, लेकिन इसके अराउंड में हमें इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। सरकार ने योजना चालू की जिसमें मुद्रा लोन एक योजना चालू की जो इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, लेकिन आप लोन यदि सेंक्शन करवाने जाए बैंकों में तो आपको बिना पहचान के, बिना या 10-20% कमीशन के आपको लोन कभी पास ही नहीं करेगा। ऊपर से उसमें लोन अमाउंट बहुत कम मिलता है, 5 लाख नहीं। हमको सरकार स्किल इंडिया PM प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मतलब बहुत नहीं। हाँ, केंद्र सरकार में लगभग 30 लाख पद स्वीकृत पद खाली है जो सरकार भर नहीं रही। अभी मार्च के RTA के डाटा के अनुसार रेलवे में 3,60,000 वैकेंसी खाली है। इसके बाद सरकार ने LP में कितनी वैकेंसी करी? 5,656 के अप्रोक्सीमेट वैकेंसी 5,676 वैकेंसी। बताइए अभी मुद्दा कहाँ है? नौकरी देना कि सिर्फ केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी? नहीं, केंद्र दोनों की जिम्मेदारी है। बंगाल में बेरोजगारी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, और जब मतलब जहाँ पर एंटी बीजेपी गवर्नमेंट हमारा रोजगार का मुद्दा नहीं है। सिर्फ आप तो जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन में करप्शन मुद्दा है नहीं, क्राइम मुद्दा है नहीं, तो आप मुद्दा लाए कहाँ से? सिर्फ रोजगार। किशनगंज में पहले IPS था, IAS था, आज भी है, तो रोजगार का सरकार खा गई क्या? रोजगार की आप बात करते हैं यूपी में, आपको मालूम है सबसे बड़ा राज्य है। हाँ ठीक है, दिल्ली कितना बड़ा राज्य है ये बताइए। हाँ, उसमें से आपको मालूम है NCRB के डाटा के अनुसार, नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो होता है, उसके अनुसार दिल्ली में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं होती है, जो कि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अंदर आती है। इसके बावजूद बताइए क्यों होती है? आप बोले ना कि क्राइम क्या कोई सरकार रोक सकता है क्या? अभी यहाँ से 10 किलोमीटर भाई सरकार का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर सरकार के अंदर आता है, लेकिन यहाँ का 10 मिनट बाद कोई किसी को गोली मार दे तो ये सरकार को मालूम रहता है क्या कोई किसी को गोली मारने वाला है? करा से करा कानून बनाना नहीं, इसका होना चाहिए। आपसे हम सहमत है, होना चाहिए, लेकिन एडमिट करना चाहिए भाई, इस मामले में हम कमजोर हैं। आपको ज्यादा मालूम होगा कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पूरा हर स्टेट में यूपी नंबर 1 आया, तो आप उसमें भी कुछ कह दीजिए 2 बात तो अच्छा लगेगा। आप पर कैपिटा आप सुनिए, आप जानते हैं अभी सबसे ज्यादा यदि लो इनकम हाई इनकम की बात करें दुनिया में, मतलब इनकम गैप की बात करें अमीर और गरीब में, दुनिया के 125वें स्थान पर हम लोग आ चुके हैं। गरीबों की इनकम बिल्कुल नहीं बढ़े। बताइए आप बता रहे हैं 2004 में और 2014 में जब कांग्रेस सरकार गई तो आटा 18 रुपए की खा रहे थे। देखिए 18 से 18 हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। आप डेवलप कंट्री जब कुछ सुनिए लड़ाई होने वाला है। कंपैरिजन किससे करने वाले हैं? आप किससे करना चाहते हैं? बोलिए। हम बात करें, आप किससे करना चाहते हैं? ये समझिए, एक आदमी अडानी अंबानी को करोड़ों की संपत्ति हो जाए, आप गरीब ही रहे, आप इस पे बात कीजिए गरीबों की संपत्ति। यहाँ कब बना भाई अंबानी कब बने? भाजपा की सरकार में बने। नीरव मोदी को लोन जी नहीं, ओ वाह, बहुत क्या बात कर रहे हैं। भाई अंबानी आज नहीं बने, भाई अंबानी बहुत पहले बने। फोर्ब्स का रिपोर्ट आया, आपको सुनिए जानकारी। मैं एक भी डाटा बताइए, ये बताइए सबसे ज्यादा इनकम और सबसे छोटा इनकम, मतलब जो सबसे अमीर आदमी गरीब है दुनिया के 125वें स्थान। मतलब इसका मतलब ये है कि जो छोटे इनकम वाले लोग हैं उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है, जिसके बड़े वाले जो है उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा आप बताइए हंगर इंडेक्स में हम 111वें स्थान पे आ चुके हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कुपोषण के शिकार भारत में है 111। यहाँ तक हम बताइए अगर आप होमवर्क किए तो आप माइक इनकी तरफ कीजिए। और 2000 अभी आप 125वां स्थान होता है ना, 2014 में जब यूपीए की सरकार गई, ठीक है 111वां ही मान लेते हैं, तो 2014 में जब सरकार गई तब कौन से स्थान पे थे, थोड़ा ये बता दीजिए। इससे बेहतर स्थान नहीं, बेहतर आपके पास वही सुनिए अब ये बताइए पहले बोल दिए कितनों को चावल गेहूं मिलता था? बताइए अभी कितना को आप बताइए। नहीं मिलता था राशन, तो हम नहीं जानते थे किसी को राशन मिलता था। मतलब क्या हो, गरीबी बढ़ी के घटी? यदि सरकार इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, फ्री बस दे रही है, इसका मतलब पूरा दिल्ली भिखारी है।
पूरा दिल्ली नहीं, ओ मतलब जहाँ पर आप फ्री दे रहे हैं वहाँ पर बहुत अच्छा है। चलिए तो ये किशनगंज के लोग हैं, अपने हिस्से की लड़ाइयाँ लड़ते हुए, अपने हिस्से के इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाते हुए। आप ललन टॉप के साथ बने रहिएगा। विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को शूट और एडिट करने के लिए। आप सभी लोग ललन टॉप के दर्शक हैं। एक कविता है आपके, क्या नाम है? कुमैल बलीवी, मैं पोएट हूँ। अच्छा, सुनाइए ललन टॉप पे मैंने छोटी सुनाइएगा। जी बिल्कुल, 6-7 लाइन की है बस। हाँ, वो मैं लिख के ही लाया था कि अलग है रास्ता इसका न कोई होर ललन टॉप। अच्छा, अलग है रास्ता इसका न कोई होर ललन टॉप, सभी हैं चीखते लेकिन न करता शोर ललन टॉप। और शेर के दिखाता है ये जाकर के ज़मीनी हर हकीकत को, जो आप लोग की पूरी टीम अभी चुनाव यात्रा पे इस पे कि दिखाता है ये जाकर के ज़मीनी हर हकीकत को, चुनावी यात्रा करता है ताबड़तोड़ ललन टॉप। और एक शेर के उसके जो अलग अलग कार्यक्रम है, चाहे दुनियादारी, खर्चा पानी, गेस्ट रूम, बहुत सबक आमोज होते हैं। इस पे कि सबक आमोज होते हैं, है बढ़ता ज्ञान भी इससे। सबक आमोज होते हैं, है बढ़ता ज्ञान भी इससे, किया जो भी प्रस्तुत शो हुआ बेजोड़ ललन टॉप। और आखिरी शेर के आखिरी इसी का है कि मुबारक टीम को पूरी, आप सबकी पूरी टीम और खुसूसन सौरभ भाई जो उन्होंने शुरू किया है इसको, कि मुबारक टीम को पूरी, खुसूसन आपको सौरभ। सहाफत कहते हैं पत्रकारिता को, सहाफत की जगत में ला चुका है मोर ललन टॉप। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप ललन टॉप के दर्शक हैं, बेहतर जज हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी राय से अवगत कराते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।